तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ूकिंग ने मर्मेड प्रिंसेस को मारने के लिए जाल बिछा दिया, मगर थर्ड प्रिंस ही उन दोनों प्रिंसेस का खात्मा कर चुका, क्योंकि मर्मेड क्लैन ने हाइशी सेक्ट के साथ अलायंस फॉर्म की थी और यही वजह थी कि अब सेवन ब्लड आई सेक्ट मर्मेड क्लैन पर अटैक करेगा। साथ ही ज़ूकिंग वज्रा सेक्ट के एंसेस्टर का मुकाबला करने पहुंच चुका था और इन दोनों में काफी जबरदस्त बैटल हुई, जिसमें एंसेस्टर ने ज़ूकिंग को पूरी तरह से शॉक कर दिया था, क्योंकि उस बंदे ने खुद को ही मार दिया, जिसके बाद उस ज़ूकिंग के आयरन स्पीयर का वेपन स्पिरिट बन चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेवन पिक सिटी का नजारा दिखाया गया। ज़ूकिंग वज्रा सेक्ट से हिसाब बराबर करके अपने सेक्ट में वापस आ चुका है। उसने नोटिस किया कि टाउन का हर एक बंदा सेवन पिक कंपटीशन के बारे में ही बात कर रहा, तो ज़ूकिंग को भी ये समझ आ गया कि ये सब कॉन्टेस्ट के झमेले सिर्फ मर्मेड क्लैन पर अटैक करने का बहाना है। अब रात के समय ज़ूकिंग को सिटी में एक अजीब सी ऑरा नजर आई। दरअसल ये हॉरर की एनर्जी थी, तो चेक करने लगा कि आखिर हॉरर की ऑरा किस बंदे की बॉडी से रेडिएट हो रही है। और फिर ज़ूकिंग को एक बड़ा ही फियर्स बंदा नजर आता है, जो कि अपने नाखूनों का यूज करके ही अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा था। उसने जिन भी लोगों को मारा वो सब के सब वांटेड क्रिमिनल्स थे, मगर ज़ूकिंग को ये समझ नहीं आता कि इस बंदे की बॉडी में हॉरर ऑरा कहां से आ गई। सो गाइस, ये लिटिल वुल्फ था, जो कि अब सेवन ब्लड आई सेक्ट का डिसाइपल बन चुका है। साथ ही ज़ूकिंग को उसके कैप्टन चेन अर्नियो का मैसेज मिला, जो कि उसे क्राइम डिवीजन के ऑफिस में मिलने बुला रहा था। तो ज़ूकिंग तुरंत ही चेन अर्नियो के पास पहुंच जाता है। वो ज़ूकिंग को देखते साथ ही अपने उसी केयरफ्री और फनी अंदाज में कहने लगा कि अरे हमारे वाइस कैप्टन वज्रा सेक्ट की लंका लगाकर वापस आ गए। ज़ूकिंग थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि चेन अर्नियो ने उसे वाइस कैप्टन बोला है। चेन उससे कहता है, भाई अपना टोकन तो चेक कर ले यार। ज़ूकिंग ने देखा कि उसे सेवन पिक के क्राइम डिवीजन का वाइस कैप्टन बनाया गया और उसकी सैलरी 3000 से सीधे 6000 हो चुकी थी। तो चेन उससे कहता है, मेरे प्यारे ज़ूकिंग, नाइट डव कैंप पर हमने जो अटैक किया था उस वक्त मैंने मास्टर के सामने तुम्हारी इतनी सारी तारीफें की कि मेरा गला पूरी तरह से सूख गया था। मास्टर भी तुम्हारी तारीफें सुन सुनकर पक गए और फाइनली उन्होंने तुम्हें हमारी टीम का वाइस कैप्टन बना दिया। अब देखो, ये वाला काम ना मेरे बिना तो हो नहीं सकता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी पुरानी उधारी को चुकता कर दो। मेरे शायद तुम पर 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स थे, तो पेमेंट आते साथ ही उसका हिसाब कर देना। जिस पर ज़ूकिंग कह रहा था कि वो 1000 नहीं बल्कि 100 थे, जिस पर चेन कह रहा था, चल भाई तो 500 दे दे यार, वैसे भी मैं पैसों की ज्यादा फिक्र नहीं करता। तो ज़ूकिंग भी उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि मैं भी पैसों पर किए जाने वाली जोक्स को पसंद नहीं करता। बेचारा चेन तो समझ गया कि वो ज़ूकिंग को आसानी से ठग नहीं पाएगा, इसलिए वो कहता है, भाई पैसों की बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले तो मैं तुझे सेवन पिक कंपटीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग मर्मेड क्लैन पर अटैक करने वाले हैं और सच बताओ तो आइलैंड खजाने से भरा पड़ा है। पिछली बार सेकंड प्रिंसेस ने अकेले ही 8 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के एलिक्सर्स को लूट लिया था। उस हर एक एलिक्सर की कीमत 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स की बराबर थी। तो बता मेरे भाई, क्या तो इस बार पैसा कमाना चाहता है? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ मर्मेड क्लैन अपना खजाना कहाँ छुपाते। बहुत ही कम लोग इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं और इसलिए इसका भी तुझे पैसा देना पड़ेगा। और उतने में ज़ूकिंग ने चेन अर्नियो के हाथ में डोरियन फ्रूट थमा दिया, जो कि वो चेन के लिए गिफ्ट लाया था। चेन कहता है, भाई तू तो वाकई काफी ज्यादा चालाक है, पैसों की बजाय तूने मेरे हाथ में फ्रूट थमा दिया। कोई बात नहीं। और उतने में वहाँ पर लिटिल वुल्फ पहुँच जाता है। चेन ज़ूकिंग को बता रहा था कि ये बंदा बोल नहीं सकता और इसने हाल ही में हमारी टीम को ज्वाइन किया है। वहाँ आते साथ ही लिटिल वुल्फ ज़ूकिंग को काफी अजीब तरीके से घूरने लगा, क्योंकि वो ज़ूकिंग के भयानक शैडो को देख पा रहा था। वैसे इस शैडो को कोई और देख नहीं सकता, मगर लिटिल वुल्फ ने उसे विटनेस किया और वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। अब ज़ूकिंग उसे और डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा, मगर जाने से पहले चेन अर्नियो ने उसे एक टोकन थमा दिया था, जिसमें मर्मेड क्लैन की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शामिल थी। अब चेन उसे पैसे मांग पाए उससे पहले ज़ूकिंग वहाँ से निकल गया। तो चेन कह रहा था कि भाई खाते में जरूर से लिख लेना। और अब उसके वहाँ से जाने के बाद चेन लिटिल वुल्फ से कह रहा था कि तू तो उसे जानता भी नहीं, फिर तुझे उससे इतना डर क्यों लगा? मेरा मतलब है तू मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डरता और ज़ूकिंग को देखकर ही तेरे पसीने छूट गए। तो चेन भी उस पर हेवी प्रेशर रिलीज करने लगा ताकि लिटिल वुल्फ को इससे भी डर लग जाए।
मगर फिर उसने अपने प्रेशर को हटा दिया। वो बेवजह लिटिल वुल्फ को तंग नहीं करना चाहता था। उसे इतना तो समझ आ गया कि ज़ूकिंग वाकई इंटरेस्टिंग है। अब अगले सीन में हम ज़ूकिंग को देख पाते जो कि अपनी शैडो को चेक कर रहा था। वो नहीं जानता कि शैडो एग्जैक्टली है क्या और इसे सप्रेस कैसे किया जाए, मगर फिलहाल वो कंपटीशन की तैयारी पर ध्यान देना चाहता था। ज़ूकिंग को जल्दी से अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है, तो उसने एंसेस्टर लिंगजी को समन कर लिया। एंसेस्टर ने तो आते साथ ही स्पिरिचुअल एलिक्सर ज़ूकिंग के सामने पेश किया। वो कह रहा था कि मास्टर, आप चाहो तो इस पिल को आपकी बॉडी में रिफाइन करवाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मगर ज़ूकिंग ने इसके लिए मना कर दिया। साथ ही वो एंसेस्टर को धमका रहा था कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरी मौत होने से पहले मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो एंसेस्टर कहता है, तौबा तौबा, आप तो बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हो। ये एलिक्सर एकदम प्योर है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो हेवन मुझ पर अपनी बिजलियां गिरा देगा, मुझे अपने हेवनली थंडर से ब्लास्ट कर देगा। अब एल्डर की बकबक सुनकर ही ज़ूकिंग ने उन्हें टिचकी मार के नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उस एलिक्सर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसका स्पिरिचुअल सी इतना ज्यादा भयानक था कि उसकी इंटेंसिटी को देखते साथ ही एल्डर के होश उड़ गए। वो अपने स्टोरी बुक में ऐसे हीरो के बारे में पढ़ना चाहते थे जिसका डिस्क्रिप्शन ज़ूकिंग से मेल खाता हो, मगर स्टोरी बुक में भी ऐसा कोई हीरो उन्हें नहीं मिला। थोड़ी देर में ज़ूकिंग की स्पिरिचुअल सी में बाढ़ आ गई। एंसेस्टर तो खुश होते हुए कह रहे थे कि भाई साहब, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते मास्टर के सामने घुटने टेक दिए, वरना मैं तो एक जीनियस की ग्लोरी को कभी विटनेस नहीं कर पाता। दरअसल ज़ूकिंग ने सी स्क्रिप्चर को स्टडी किया था। इसमें आमतौर पर एक बंदे के माइंड स्पेस में 100 जैंग फीट जितनी वाटर लेवल होनी चाहिए, तभी जाकर वो बंदा परफेक्शन स्टेज पर पहुंच सकता। मगर ज़ूकिंग की माइंड स्पेस में तो 100 के बजाय 300 जैंग वाटर लेवल थी, जो कि काफी ज्यादा है। और इस वाटर लेवल के पीछे का रीजन तो ज़ूकिंग खुद भी नहीं जानता। जिसके बाद एल्डर ने दिए हुए एलिक्सर से ज़ूकिंग ने ची कंडेंसेशन की फुल परफेक्शन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं पर एंसेस्टर तुरंत ही उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बताने लगे कि मास्टर, आप तो एंशिएंट एम्परर जैसे नजर आ रहे हो। उतने में ज़ूकिंग उनसे पूछता है कि मुझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिटेल्स दो। अब एंसेस्टर लिंगजी तो किताबी कीड़ा है, इन्हें सब कुछ पता था। वो कहते हैं कि फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब है अपने बॉडी के ऑर्गन्स को फोर्ज करके अपनी लाइफ फोर्स को इग्नाइट करना। उसके बाद आप हेवनली पैलेस से कनेक्ट हो जाओगे। मगर ज़ूकिंग को उनकी बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो एंसेस्टर बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में जो स्पिरिचुअल पावर है वो मैजिकल पावर में कन्वर्ट होगी। इसके लिए तुम्हें अपने बॉडी में मौजूद धर्मा पॉइंट्स को ओपन करना होगा, मगर इसमें फायदे के साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एलियन टेंट से करप्ट हो सकती। इसके लिए तुम्हें कुछ प्रोटेक्टिव ट्रेजर्स को हासिल करना पड़ेगा, जैसे कि फाउंडेशन बिल्डिंग एलिक्सर या फिर स्पिरिट ब्रीदिंग लैम्प्स। ये ट्रेजर तुम्हारी एनर्जी को करप्ट होने से रोक सकते हैं। ज़ूकिंग को भी रियलाइज हो चुका था कि ये बंदा उसके काफी ज्यादा काम आने वाला है। वहीं पर एल्डर ने जैसे ही फालतू की बकबक शुरू की, ज़ूकिंग उन्हें दोबारा से स्पीयर में वापस भेज देता है। ज़ूकिंग कह रहा था कि कंपटीशन में अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है, तो क्यों ना मैं तब तक कुछ क्रिमिनल्स को मार के स्पिरिचुअल स्टोन अर्न कर लूं। इससे मेरी स्किल को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाएगी। सब ज़ूकिंग शिकार पर निकल गया। वो बड़ी ही आसानी से 90 लेवल वाले बंदों को मार पा रहा था, क्योंकि वो अब ची कंडेंसेशन की परफेक्शन लेवल पर पहुंच गया था। यहाँ पर उसने 2 बंदों के साथ फाइट करना शुरू कर दी, मगर तभी एक तीसरा बंदा ज़ूकिंग पर स्नीक अटैक करने के लिए पहुंच जाता है और उसी वक्त लिटिल वुल्फ ने उस बंदे को बड़े ही ब्रूटली घायल किया। दरअसल ये लोग मर्मेड क्लैन के सिपाही थे। वहीं दूसरी तरफ ज़ूकिंग अपने स्पीयर से दुश्मनों को स्टैब कर रहा था, तो उसी की मूव को कॉपी करते हुए लिटिल वुल्फ ने एक ब्लेड को उठाकर उस बंदे को खत्म कर दिया। जिसके बाद वो ज़ूकिंग को इशारों में बता रहा था कि ये बंदा तुम रख लो, और अब वो तुरंत ही साइड में हट जाता है। ज़ूकिंग भी समझ गया कि ये अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मुझे देना चाहता है, मगर ज़ूकिंग ने जितने किल किए थे उनकी रिपोर्ट करके वो बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो लिटिल वुल्फ को बता रहा था कि उस बंदे को तुमने मारा है तो मैं तुम्हारा रिवॉर्ड नहीं ले सकता, और इतना कहते साथ ही ज़ूकिंग वहाँ से रवाना हो जाता है। वहीं पर लिटिल वुल्फ उस बॉडी को घसीटते हुए अपनी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच चुका था, और ज़ूकिंग भी उसे फॉलो करते हुए उसी जगह पर आ जाता है। वो बस लिटिल वुल्फ पर नजर रख रहा था। उसने देखा कि वो बंदा अपनी इंजुरीज को ट्रीट कर रहा, जैसे कि ज़ूकिंग किया करता था। साथ ही वो अपने नाखूनों को धार लगा रहा था। ये सब देखकर ही ज़ूकिंग को फील हुआ कि ये तो थोड़ा बहुत मेरी जैसा है, इसलिए वो तुरंत लिटिल वुल्फ के सामने पहुंच गया। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने क्या देखा जो तुम मुझसे इतना डरते हो। अब लिटिल वुल्फ तो बोल नहीं सकता था, तो ज़ूकिंग को जेड पर लिखकर बताने लगा
लगा कि तुम्हारे अंदर जो शैडो है वो फिलहाल सोई है। अभी सुनकर ही जोकिंग भी थोड़ा सा परेशान हो गया। वो लिटिल वुल्फ से कहता है कि इस लाश को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं, इसे बस स्कैन करो और तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। इतना ही नहीं, जोकिंग ने उसे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स भी दे दिए थे ताकि इनका यूज करके लिटिल वुल्फ अपने लिए एक जहाज खरीद सके। ये बंदा भी हैरान था कि जोकिंग ने उसकी मदद की। वही दूसरी तरफ जोकिंग अपनी शैडो पर पर्पल एमेथिस्ट की एनर्जी का यूज करके उसकी सेपरेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। और अब चेन अर्नियो ने उसे जो डिटेल्स दिए थे जोकिंग उन्हें चेक करने लगा। दरअसल ये मर्मेड क्लैन के 4 आइलैंड्स का होलोग्राफिक मैप था। साथ ही चेन की आवाज भी इसमें रिकॉर्डेड है। वो कहता है, प्यारे जोकिंग, 7 पिक कंपटीशन हर 30 सालों में एक बार होता है। जो लोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेवल के नीचे हैं, वही इसमें ज्वाइन कर सकते। और ये कॉन्टेस्ट मर्मेड के 4 आइलैंड पर किया जाता। पहले आइलैंड का नाम है मी आइलैंड। यहाँ पर मर्मेड का एक टेम्पल है जिसमें वो लोग डिवाइन श्राइन की पूजा करते। दूसरा है इमेची आइलैंड, यहाँ पर उनका रॉयल पैलेस है। तीसरे आइलैंड को यू जैंग कहा जाता, ये मानो ट्रेजर्स का कब्रिस्तान है। और चौथे को कहा जाता जुइंग आइलैंड, यहाँ पर मर्मेड्स के एलिक्सर का स्टोरेज है। इसी जगह से हमें फाउंडेशन बिल्डिंग के ढेर सारे एलिक्सर मिल सकते। और चांसेस ये भी है कि यहाँ पर हमें स्पिरिट ब्रीदिंग लैंप मिल जाए। ये लैंप तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होगा। अब ये सारी इन्फो सुनने के बाद जोकिंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि चेन अर्नियो से इतनी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड क्यों कर रहा है। और फिर उसने अपने किलिंग स्क्रोल पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब अगले दिन जोकिंग ने हुआंग और जैंगसान को उनके टास्क असाइन किए। जैंगसान ने उसकी शिप को फिक्स किया और वहीं पर हुआंग उसके लिए हॉर्स क्रैब डीमन पॉइजन लेके आ गया। सिर्फ यही एक ऐसा पॉइजन है जो कि मर्मेड्स को मार सकता था। सब जोकिंग ने अपने वेसल, स्पिरिचुअल स्टोन, पॉइजन और ब्लैक एलिक्सर जमा कर लिए थे। इस तरह से वो कंपटीशन के लिए फुल टू रेडी हो गया। और फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है। 7 पिक के अल्टर पर न जाने कितने सारे डिसाइपल्स जमा हो गए। जोकिंग ने देखा कि वहाँ पर 7 पिक के इनर डिसाइपल्स भी मौजूद हैं, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के कल्टीवेटर्स थे। साथ ही हुआंग भी वहीं से उसे हाय बोल रहा था। मगर तभी आसमान में एक बहुत ही खतरनाक स्पेस रिफ्ट ओपन होकर 7 ब्लड आइसेक के 13 एल्डर्स हमें दिखाए जाते हैं। ये सब के सब गोल्डन कोर वाले कल्टीवेटर्स थे। सभी डिसाइपल्स इन एल्डर्स का स्वागत करने लगते हैं। मगर अभी तक वहाँ पर मेन बंदे की एंट्री नहीं हुई थी। अब आसमान गरजते हुए उसमें से एक जायंट ड्रैगन बाहर आ गया। वेल इसे 7th मास्टर का ग्रेट विंग कहा जाता है। इसी भयानक ड्रैगन की पीठ पर 7th मास्टर का पैलेस मौजूद था। और फिर अपने टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करते हुए एल्डर की वहाँ पर एंट्री हो गई। उनकी बॉडी से बहुत ही डोमिनेटिंग ऑरा रेडिएट हो रही थी। और अब वो अपनी सभी डिसाइपल्स को एड्रेस करते हुए बताने लगे कि मर्मेड क्लैन वैसे तो हमारा दोस्त था, मगर उन्होंने हमारी सबसे पुरानी दुश्मन हाइशी ट्राइब के साथ अलायंस फॉर्म करके हमें धोखा दिया। मर्मेड क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपने डिसाइपल्स को भेजा था, मगर वो लोग हमारी डिसाइपल्स को मार के उनकी हड्डियों का यूज कर एक बोन पगोड़ा को बना चुके हैं। ये हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया। और इसी वजह से अब इस कंपटीशन के जरिए मैं मर्मेड क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट करने का हुक्म देता हूँ। मेरे 7 पिक के जो भी डिसाइपल्स मर्मेड को मारेंगे उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए जाएंगे। साथ ही वहाँ से तुम जो भी ट्रेजर लूटोगे उस पर तुम्हारा ही अधिकार होगा। और तुम में से जो भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट जमा करेगा उसे कोर डिसाइपल बना दिया जाएगा। फिर वो बंदा 7 पिक के माउंटेन पर आकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर सकता है। और फिर ये सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उन्होंने कंपटीशन का आगाज कर दिया। उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी सी स्पेशियस और वास्ट डायरेक्शनल टेलीपोर्टेशन एरी को ओपन किया था। अब अगले सीन में हमें मर्मेड क्लैन का मिलिट्री बेस दिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग कैंप में नई मरमेड्स को बताया जा रहा था कि इंसानों के हार्ट और उनके हेड काफी ज्यादा कमजोर होते, उस पर वार करो तो वो आसानी से मारे जाते। और यहाँ पर वो मर्मेड 7 ब्लड आइसेक के डिसाइपल्स को मार के भी दिखा रहे थे ताकि इन मछलियों की प्रैक्टिस हो जाए। एक मर्मेड सिपाही तो ह्यूमन डिसाइपल को मारने में ही काफी ज्यादा डर रहा था। और तभी वहाँ पर उनकी सिस्टम में शो करने लगा कि आसमान में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। दरअसल वहाँ पर कई सारे पोर्टल ओपन होकर कैरेजेस एंटर करने लगी थी, जो देखकर ही मर्मेड क्लैन के सिपाही समझ गए कि वो लोग अंडर अटैक हैं। इधर चेन अर्नियो एप्पल खाते हुए जैंगसान से कह रहा था कि तूने आज तक भी मेरे लिए इतनी शानदार वेसल नहीं बनाई। मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा तो इस जोकिंग को ही पसंद करता है। जिस पर जैंगसान इरिटेट होते हुए कह रहा था कि मैंने आज तक तुम्हारे लिए न जाने कितनी सारी वेसल्स बनाई, मगर उसके बदले में तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तो चेन कह रहा था कि भाई तुम इस जोकिंग से पैसे ले सकते हो, मेरा इस पर ढेर सारा उधार है। तो
जोकिंग भी बताने लगा कि मेरी शिप पर फ्री में ट्रैवल करना अलाउड नहीं। चलो जल्दी से 1,000 स्पिरिचुअल स्टोन मेरे हवाले करो, ये तुम्हारे टिकट के पैसे होंगे। जो सुनकर ही वो दोनों जोकिंग को गालियां देने लगे। उतने में वहाँ पर सेवन पिक के मास्टर की ग्रेट विंग पहुँच गई। सो दोस्तों ये एक स्पिरिट शिप है जो कि ड्रैगन की पावर को पजेस करती। और अब अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करते हुए सेवन पिक के मास्टर ने बड़ी कुल अंदाज में एंट्री की। वहाँ पर तो मानो थंडर का तूफान आया था। और आज फॉर द फर्स्ट टाइम हमें इनका असली नाम और कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया जाता है। सो ये थे ज़ेंग काई और ये नेसेंट सोल के ट्रिबुलेशन स्टेज के परफेक्शन लेवल पर पहुंच चुके थे। उन्होंने वहाँ आते साथ ही अपनी बुलंद आवाज में बता दिया कि मर्मेड क्लैन ने हाइशी ट्राइब के साथ कॉल्यूड करके हमारे साथ विश्वासघात किया। इसी वजह से हमारे सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम मर्मेड क्लैन को पूरी तरह से एनिहिलेट करने आए हैं। उनके उस हेवनली प्रेशर से पूरे बेस में मानो खलबली मच गई। हालांकि उसी वक्त मर्मेड क्लैन का ग्रैंड मास्टर पानी से बाहर आ जाता है। ये नेसेंट सोल की ट्रिबुलेशन राउंड की सेकंड स्टेज पर था। वो सेवन पिक के मास्टर से पूछ रहा था कि ज़ेंग काई इस सब का क्या मतलब है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए हमारे क्लैन ने आपस में अलायंस की थी। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते, मगर फिर भी तुमने मेरी टेरिटरी में इन्वेड किया, मेरे प्रिंस और प्रिंसेस का खात्मा कर दिया। बताओ ऐसी हीनियस क्राइम का तुम्हारे पास क्या जवाब है? जो सुनकर सेवन पिक के मास्टर कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा शोर मचा रहा। और उतने में उन्होंने अपनी पर्पल अम्ब्रेला को समन किया। वेल इस आर्टिफैक्ट की मदद से कल्टीवेशन को सप्रेस किया जा सकता था। अब जैसे ही वो अम्ब्रेला एक्टिवेट हो गई वो एक जायंट फॉर्म में तब्दील हो जाती है। साथ ही उसके साथ एक रेड ड्रैगन भी मौजूद था जिसने वहाँ पर फायर रिलीज करना शुरू कर दी। वेल ये फायर इन्हें मारने के लिए यूज नहीं की थी, बल्कि इसने तो मरमेड्स के कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया, जो देखकर ग्रैंड मास्टर और ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तू तो मेरे क्लैन को ट्रेनिंग के लिए यूज करना चाहता ताकि मरमेड्स को मार के तेरे डिसाइपल्स को ट्रायल मिल जाए। कमीने इस बार तो तूने हद पार कर दी। इधर हर एक मरमेड की कल्टीवेशन लेवल ड्रास्टिकली ड्रॉप होने लगी। वो कल्टीवेटर सब ची कंडेंसेशन पर आकर स्टक हो गए थे। वहीं पर मास्टर ज़ेंग काई ने अपने बंदों को बता दिया कि बच्चों बैटल ग्राउंड तैयार है, जाओ जाकर शिकार के मजे लो। और अपने मास्टर के ऑर्डर मिलते साथ ही कल्टीवेटर्स ने कैरेज से छलांग लगाना शुरू कर दी। यहाँ पर एक घमासान बैटल की शुरुआत हो चुकी थी। जोकिंग ने भी अपनी वेसल से छलांग लगाकर वेसल को अचानक से ही गायब कर दिया, जिसके चलते ज़ैंग और चेन अर्नियो सीधे नीचे पटकने वाले थे। मगर ज़ैंग अपने ब्लेड को हेलीकॉप्टर के पंखों जैसा घुमाते हुए फ्लाई करने लगा। वहीं पर चेन अर्नियो तो बड़े ही मजे के साथ एप्पल खाते हुए फ्लाई कर रहा था। और फिर जमीन पर लैंड होने के लिए उसने अपना आइस पाथ वे फॉर्म कर लिया, जिसमें वो बड़े ही मजे से स्कीटिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। उतने में जोकिंग ने जमीन पर अपनी पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया, जिसमें कई सारे मरमेड्स मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंग अपने सीक्रेट डिवाइसेस को समन कर चुका था और अब उसने अपने दुश्मनों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। वहीं पर चेन अर्नियो जोकिंग को बता रहा था कि भाई इस आइलैंड पर काफी सारे ट्रेजर हैं, बस तुम्हें वहां तक पहुंचते आना चाहिए। और अब जोकिंग एंड चेन ने दुश्मनों को मक्खियों जैसे मारना शुरू कर दिया। चेन अर्नियो का स्पीयर तो इतनी तेजी से घूम रहा था कि उसने बस कुछ ही सेकंड्स में ढेर सारे दुश्मनों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। इधर जोकिंग भी अपने स्पीयर और डैगर की मदद से लाशों के ढेर लगा रहा था। साथ ही उसने अपने स्पेशल पॉइजन का भी यूज किया। वहीं पर ज़ैंग अपने सीक्रेट डिवाइस को पहली बार यूज कर रहा था, तो फायरिंग के चक्कर में इतना गोल गोल घुमा के अब उसे ही चक्कर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जोकिंग मैप को ऑब्जर्व करते हुए फाउंडेशन बिल्डिंग टावर का पता लगा लेता है, जो कि यहाँ से काफी दूर था। तो जोकिंग तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। इधर चेन अर्नियो अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था, मगर जोकिंग और ज़ैंग दोनों भी वहाँ से मिसिंग थे। तो कहता है कि यार तुम लोग काफी ज्यादा शातिर हो। इधर जोकिंग ब्लड चेरीवुड में पहुंच चुका था। उसने देखा कि यहाँ पर एक मेजैरी सेटअप है, जो कि जोकिंग के माइंड पर असर दिखा रही थी, इसलिए जोकिंग एंसेस्टर को बाहर निकाल लेता है। उस एरी को देखकर ही एंसेस्टर को भी टेंशन आ गया कि कहीं ये शैतान मुझे एज अ बेट यूज तो नहीं करने वाला। तभी जोकिंग उससे कहता है कि डिवाइन सेंस का यूज करके आगे का रास्ता दिखाते जाओ। जो सुनते साथ ही एल्डर तुरंत ही अपने ओल्ड फॉर्म में आकर जोकिंग को बताने लगे कि मालिक मैं आपके लिए तो अपनी जान भी दाव पर लगा सकता, बस 30 मिनट्स के अंदर ही हम लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। मगर
मगर फिर उन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद बता दिया कि ये जगह तो बदल चुकी है, यहाँ पर पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। जो सुनकर ज़ोकिंग उन्हें यूजलेस कहते हुए आगे निकल गया। एल्डर कह रहे थे, बाप रे, इसने तो मुझे यूजलेस कहा। स्टोरी बुक के अकॉर्डिंग यूजलेस लोगों को हमेशा चारी जैसा यूज किया जाता, और अब ये लोग बड़ी ही अजीब सी लोकेशन पर पहुंच गए, जहाँ पर एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्से में ज़ोकिंग को बता रहे थे कि मर्मेड क्लैन ने सेवन ब्लड आइसेक के डिसाइपल्स की हड्डियों का यूज करके इतने सारे एलियन टेंट को एब्सॉर्ब किया। ये मर्मेड क्लैन तो जानवरों से भी बदतर है। और अब हमें वो बोन पगोड़ा दिखाया जाता है जो कि डिसाइपल्स की हड्डियों से बनाया गया था। उतने में वहाँ पर एक अटैक हो गया तो ज़ोकिंग तुरंत ही छुप जाता है। एल्डर भी उसके पीछे छुप गए, मगर जैसे ज़ोकिंग ने उन्हें लुक दिया वो तुरंत ही उसके सामने आ जाते हैं, मानो वो अब ज़ोकिंग को प्रोटेक्ट करने वाले हो। हालांकि एल्डर की तो फटी पड़ी थी। और तभी उन्हें म्यूटेटेड मरमेड कल्टीवेटर की आवाज आई। वो कह रहा था कि शायद चूहे मुझसे मिलने आए हैं। हमारे क्लैन ने तुम्हारे सेक्ट को हमेशा अच्छे से ट्रीट किया था, मगर तुम्हारे सेक्ट के नोबल बंदे कमजोर मरमेड्स को बुली करते हैं। जो सुनकर एल्डर गुस्से में कहने लगे कि फालतू के इल्जाम मत लगा, तुम्हारा मर्मेड क्लैन तो शुरू से ही धोखेबाज था। मगर एल्डर लिंगजी की बातों को उस बंदे ने फुल टो इग्नोर मार दिया। वो तो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बता रहा था कि मेरी ब्लेड कई दिनों से प्यासी है, मगर आज तुम दोनों का खून पी कर ये तरोताजा होगी। हालांकि वो स्ट्राइक हिट कर पाई, इससे पहले ज़ोकिंग ने ही उस पर अटैक कर दिया। एल्डर लिंगजी को पता भी नहीं चला कि ज़ोकिंग ने ये अटैक कब किया था। वहीं पर ज़ोकिंग उस बंदे को बताने लगा कि तुम में से कोई भी इनोसेंट नहीं है। साथ ही ज़ोकिंग के स्लैश ने बोन पगोड़ा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हो जाता है। वहीं पर ज़ोकिंग को फाउंडेशन बिल्डिंग का एलिक्सर लाने के लिए टावर में जाना था, तो तुरंत ही अपने वेसल पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ा। दरअसल हाइशी ट्राइब की टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन होकर हाइशी के पावरफुल क्रीचर भी इस जंग में शामिल होने वाले थे, जो देखकर मर्मेड का ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था, ज़ेंग काई, अब ये मत समझ कि तू जीत गया, बल्कि गेम तो बस शुरू हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ज़ोकिंग को भी बड़ी भयानक और का एहसास हो रहा था। वेल इसे 1000 कॉप्स रॉटन सेंटीपीड कहा जाता है, जो कि नेसेंट सोल के थर्ड ट्रिबुलेशन realm पर थी। वेल इस सेंटीपीड की ऑरा से ज़ोकिंग के वेसल का बैलेंस बिगड़ चुका था। वही दूसरी तरफ मर्मेड क्लैन का मास्टर बताता है कि भाई मैंने तो हाइशी ट्राइब के साथ कभी न टूटने वाली अलायंस फॉर्म की है। उन्होंने कसम खाई थी कि वो लोग यहाँ आकर हर एक इन्वेडर को स्ले करेंगे। इधर ज़ोकिंग ने देखा कि वो रॉटन सेंटीपीड जो कि हाइशी की ट्राइब से थी, वो इनके वेसल को काफी अजीब तरीके से घूरने लगी है, तो वो तुरंत ही एल्डर को इशारों में बता रहा था कि बिल्कुल भी आवाज मत निकालना। मगर तभी शिप पर जो सील था वो एक्टिवेट होकर वहाँ रखी गई टेबल कुर्सियाँ गायब हो गई। बेचारा एल्डर तो उसी के नीचे छुपा हुआ था, जिसके चलते वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। और तभी वो डीमन उसे देख लेता है। अब एल्डर लिंगजी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उस डीमन से कहते, गुड मॉर्निंग भाई, सब खैरियत है ना। ज़ोकिंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस बंदे को आखिर पैट्रियार्क किसने बनाया था। और तब तक उस डीमन ने अपनी ब्रीदिंग को रिलीज करते हुए इन दोनों को पतंग जैसे उड़ा दिया। इधर मर्मेड का ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा जोश में आ जाता है। वो कह रहा था, ज़ैंग अब शायद तुझे अपनी हरकत पर पछतावा हो रहा होगा कि मैंने क्यों ही मर्मेड क्लैन पर अटैक किया, मगर अब तेरी इस पछतावे से कोई फायदा नहीं होने वाला। तब तक हाइशी ट्राइब के काफी सारे पावरफुल फिगर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो कहते हैं कि आज सेवन ब्लड आइसेक की कहानी यहीं पर खत्म होने वाली है। मगर तभी सेवन पिक के मास्टर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहते, चलो फाइनली वो वक्त आ चुका है। और इतना कहते साथ ही मास्टर ने अपनी एक एनर्जी ट्रेस को वहाँ पर रिलीज कर दिया, जिसमें से देखते ही देखते काफी भयानक ब्लड एनर्जी रेडिएट होने लगी। उस एनर्जी ने एक बहुत ही पावरफुल फिगर को फॉर्म किया था। साथ ही वहाँ पर न जाने कितने सारे फायर ट्रेसेस इमर्ज होने लगे। इधर ज़ोकिंग तो जैसे तैसे अपने वेसल को लीड कर रहा था। वो इन बाहुबली के बैटल में घुसना नहीं चाहता। और तभी सेवन पिक के मास्टर के साथ ही सभी लोग अपने ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करने लगे। हर एक डिसाइपल घुटनों पर आकर उस बंदे के सामने अपना सिर झुका रहा था, जो कि ब्लड एनर्जी से फॉर्म हुआ है। वेल इनका नाम था शू लियांजी और ये सेवन ब्लड आइसेक के ग्रैंड मास्टर थे। इन्होंने कल्टीवेशन की वॉइड रिटर्न realm की पहले लेवल को अचीव किया है। ज़ोकिंग तो उनका इनॉर्मस और भयानक फॉर्म देखकर ही सरप्राइज था। वहीं पर मर्मेड का एल्डर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कहता है कि
हमें तो बताया गया था कि शू लियांजी सेक्लूजन में है, तो फिर ये बुढ़ा यहाँ पर कैसे आ गया? शायद किसी ने जानबूझकर हम तक झूठी खबर पहुँचाई, और ये तो अब पहले से भी ज्यादा भयानक बन चुका। शायद इसने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है। उतने में शू लियांजी की ब्लड एनर्जी अपने दुश्मनों पर अटैक करना शुरू कर देती है। इधर जू किंग सोच रहा था कि इनकी प्लानिंग तो काफी अलग थी। इन्होंने ऐसा दिखाया कि ये लोग मर्मेड क्लैन को वाइप आउट करना चाहते, मगर असल में तो इनका टारगेट था हाई शी के पावर हाउसेस। ये अटैक ही इसलिए करवाया गया था ताकि हमारे ग्रैंड मास्टर इन्हें डिवावर कर सके। वही दूसरी तरफ शू लियांजी ने अपना जायंट मुंह खोलकर इन सभी को निगलना शुरू कर दिया, और अपना पेट भरने के बाद फाइनली वो वहाँ से रवाना हो गए। इधर मर्मेड के ग्रैंड मास्टर को जब ये सारी प्लानिंग समझ आई तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो कहता है, जेंग काई, तूने जंग में धोखेबाजी की, मेरे क्लैन पर अटैक करने की आड़ में तूने हाइशी आइलैंड को निशाना बना दिया। जिस पर मास्टर जेंग कह रहे थे कि तुम्हारा मामूली सा मर्मेड क्लैन डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे सेक को इतनी बड़ी एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं। हमारे ग्रैंड मास्टर अभी अभी सेक्लूजन से आए हैं, उन्हें काफी ज्यादा भूख लगी थी, तो हाइशी के डीमन से ज्यादा अच्छा खाना उन्हें भला कहाँ ही मिलेगा। तुम हमारी बेट थे और हाइशी असली टारगेट। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इधर सब कुछ शांत होने के बाद एंसेस्टर जू किंग को मसाज दे रहे थे, ये कहते हुए कि मालिक आपने काफी ज्यादा मेहनत की है, प्लीज थोड़ा सा आराम कीजिए। वहीं पर जू किंग को टावर में जाकर स्पिरिट ब्रीदिंग लैम्प को हासिल करना था, जो कि एक होली आर्टिफैक्ट है, और अगर वो भी उसे नहीं मिला तो जू किंग एलिक्सर हासिल जरूर करेगा। इसीलिए वो एंसेस्टर से कहता है कि चलो इस टावर को चेक करके बताओ वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो एंसेस्टर ने उस टावर की पूरी इमेज ही जू किंग के सामने पेश की। वेल, इस टावर के बाहर टोटल 24 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। एंसेस्टर बताने लगे कि ये लोग मर्मेड क्लैन के लाइट वॉरियर्स हैं। साथ ही इस टावर को फाउंडेशन बिल्डिंग की एनर्जी का यूज करके प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ की यारी हद से ज्यादा टफ होगी, और वो ब्रीदिंग लैम्प जिस हॉल में रखा गया है वहाँ पर भी एक मर्मेड कल्टीवेटर है। अगर हमने चुपके से जाकर उसे स्ले किया तो ये लैम्प हमारे हाथ लग जाएगा। मैं तो उस लैम्प को एक नया नाम देने की सोच रहा। तभी जू किंग बस उन्हें घूरने लगा, तो एल्डर कहते, अरे हाँ, फालतू की बातें आपको पसंद नहीं आती। और उतने में जू किंग ने अपने वेसल की स्पीड बढ़ा दी। एंसेस्टर लिंग्जी उसे समझा रहे थे कि मास्टर वहाँ पर ढेर सारे कल्टीवेटर्स हैं, हम इतने सारे बंदों को हैंडल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमने चुपके से जाकर एक के बाद एक करते हुए उन गार्ड्स को रास्ते से हटाना चाहिए। मगर जू किंग ने तो अपनी स्पीड को हद से ज्यादा बढ़ा दिया। जो देख एंसेस्टर कहते, मास्टर प्लीज अपना स्पीड कम कीजिए, मगर जू किंग उनसे कह रहा था कि तुम बस चाय पिलाने पर ध्यान दो। एंसेस्टर तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, वो चाय पर कम और टावर पर ज्यादा फोकस था। वो कहने लगा कि भला ऐसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में कौन सा बंदा चाय पिएगा। इतना ही नहीं, टावर को देखते देखते उन्होंने प्याली हाथ में थमाने की बजाय सीधे जू किंग के मुंह पर मार दी। बेचारे एंसेस्टर को तो अब वेसल में बैलेंस बनाना भी मुश्किल हो चुका था, वो तो बस यहाँ से वहाँ पटके जाने लगे। इधर चेन अर्नियो मस्त हेडसेट लगाकर गाने सुन रहा था। वो कहता है कि पता नहीं ये जू किंग इतना स्लो कैसे हो गया, अभी भी ये बंदा अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं पाया। चलो मैं तब तक बनाना खाता हूँ। वही दूसरी तरफ जू किंग की स्पीड की वजह से एंसेस्टर की बॉडी के पुर्जे ढिल्ले होने लगे। वो कह रहा था, मास्टर प्लीज यार अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करो, ऐसे में तो मुझे उल्टी आ जाएगी। इधर मर्मेड टावर में जितने भी गार्ड्स थे उन्हें एहसास हुआ कि कोई तो है जो काफी तेजी से टावर की तरफ आगे बढ़ रहा। एंसेस्टर तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उनकी हलक में दर्द होने लगा। वही दूसरी तरफ चेन अर्नियो ने हेडसेट पहनने की वजह से वो भी जू किंग को आते हुए सुन नहीं पाता, और फिर क्या वो भी एंसेस्टर जैसे उस वेसल पर जाकर चिपक जाता है। जू किंग को एंसेस्टर और अर्नियो इन दोनों की चीखें सुनाई दे रही थी, मगर वो तो फुल टू रिलैक्स मोड पर है। जिसके बाद जू किंग सीधे टावर को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गया। वहाँ पर मानो एक जलजला आ चुका था, पूरा टावर टूटकर बिखरने लगा। चेन अर्नियो तो नीचे गिरते हुए भी मौका नहीं छोड़ता। उसने मर्मेड के गार्ड के मुंह पर एक जोरदार चमाट लगा दी थी, और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर लैंड होने के बाद जू किंग ने उस जगह पर आतिशबाजी करना शुरू कर दी। मर्मेड के सिपाहियों ने शायद आज तक दिवाली नहीं देखी थी, तो आज वो इस आतिशबाजी को देखकर ही मारे जाने लगे। वहीं पर एंसेस्टर अपने मास्टर से कहने लगा कि आप तो इनक्रेडिबल हो। और अब फाइनली जू किंग अपने वेसल से उतरकर सीधे स्पिरिट ब्रीदिंग लैम्प के पास पहुंच चुका था, मगर गाइस ये लैम्प की कॉपी थी। हालांकि ये बात जू किंग को पता
पता नहीं। वहीं पर जूकिंग ने देखा कि इस चेम्बर का पहरेदार अभी भी जिंदा है। तो एंसेस्टर कहता है मास्टर आप टेंशन नहीं लो, मैं इसे निपटा देता हूँ। इधर वो कल्टीवेटर काफी तेजी से वहाँ से भागने लगा, मगर तभी लिंग्जी अपनी सुप्रीम फोर्स स्ट्राइक को रिलीज करते हुए उसका काम वहीं पर तमाम कर देते हैं। और अब अपना जॉब फिनिश होने के बाद वो दोबारा से आयरन स्पीयर में वापस चले गए। अब जूकिंग उस लैम्प को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी उसकी शैडो अचानक से ही इमर्ज हो गई। उसने तुरंत ही बाहर आकर उस लैम्प की लौ को बुझा दिया था। जूकिंग तो ये देखकर ही शॉक हो जाता है कि ये शैडो लैम्प को पसंद नहीं करती, इसलिए उसने दोबारा से उस लैम्प को जला दिया और ये बात शैडो को पसंद नहीं आती। तो जूकिंग उस पर अपने पर्पल एमेथिस्ट की पावर को रिलीज करते हुए उसे सप्रेस करना शुरू कर देता है। उस शैडो से पूछ रहा था कि बताओ तुम सोई हुई थी या फिर सिर्फ सोने का नाटक किया। तो शैडो तुरंत ही डर के मारे जूकिंग के सामने अपना सिर पटकने लगी। साथ ही जूकिंग को फील हुआ कि इस लाइट की एनर्जी किसी डायरेक्शन में गाइड कर रही है। साथ ही उसे चेन अर्नियो ने बताया था कि स्पिरिट ब्रीदिंग लैम्प के पास टेम्पल ऑफ मी का क्लू है। अब जूकिंग इस ट्रेजर को अपने स्टोरेज बैग में रख नहीं सकता था, वरना काफी सारे लोगों का ध्यान उस पर जाएगा। तो उसने वो लैम्प सीधे अपनी शैडो के हवाले कर दिया और वो शैडो बड़े ही खतरनाक अंदाज में उस लैम्प को निगल लेती है। जूकिंग ने उसे ऑर्डर दिया था कि इस लाइट की ऑरा को कवर करके रखो और दोबारा सोने चले जाओ। जिसके बाद जूकिंग ने उस टावर से बाहर आकर वहाँ पड़े ट्रेजर्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसे तो फाउंडेशन बिल्डिंग की एलिक्सर पिल भी मिल चुकी थी, तो जूकिंग ने तुरंत ही उसे अपने स्टोरेज बैग में सेफ रखा। उतने में चेन अर्नियो वहाँ पर पहुँच जाता है। जूकिंग उससे पूछ रहा था कैप्टन आपको इतनी चोट कैसे लग गई, जिस पर चेन कहता है जूकिंग नौटंकी बंद कर दे यार, तुझे अच्छे से पता है कि तूने मुझे अपनी वेसल से उड़ा दिया था और फिर फटाफट से सारे ट्रेजर्स को भी कलेक्ट कर लिया। शायद ब्रीदिंग लैम्प भी तुझे मिल चुका है। हालांकि जूकिंग ने इस पर मना कर दिया। तो चेन कहता है भाई यार प्लीज झूठ मत बोल, तू काफी घटिया एक्टिंग करता, तूने वो लैम्प अभी अभी कलेक्ट किया था। मगर तुझे एक बात बताओ, वो लैम्प ओरिजिनल है ही नहीं। अभी सुनते साथ ही जूकिंग को भी टेंशन आ गया। वहीं पर चेन कह रहा था चल तू मेरा टीम मेंबर है, इसलिए मैं तुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। दरअसल यहाँ पर एक और असली लैम्प है जिसे लाइफ लैम्प के नाम से जाना जाता, और ऐसा कहा जाता कि वो लैम्प लाइफ फ्लेम को होल्ड करता है, मगर आज तक कोई भी उस लैम्प को कल्टीवेट नहीं कर पाया। और ये जो स्पिरिट ब्रीदिंग लैम्प है वो उसी लाइफ लैम्प से कनेक्टेड था, इसी वजह से तो इस वाले लैम्प को कॉपी माना जाता। असली लाइफ लैम्प के साथ क्या हुआ था ये तो अभी भी एक राज है। वैसे यहाँ पर तो कोई खास ट्रेजर नहीं, असली खजाना तो अंडर वाटर वर्ल्ड में मिलेगा। चल अब हम दोनों वहाँ जाकर ही डाका डालेंगे। पता है मैंने जो तुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उसकी कीमत है 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स, अपने खाते में लिख के रख देना। गाइस ये बंदा तो बस इमेजिनरी कर्जा जूकिंग पर चढ़ाई जा रहा था, इसलिए अब जूकिंग ने भी इसकी बातों को सीरियसली लेना बंद कर दिया। और तभी हमें एक एंशिएंट मुराल के अंदर लाइफ लैम्प की झलक दिखाई गई। ये वही लैम्प है जिसका चेन अर्नियो ने जिक्र किया था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।